नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज सामान्य विज्ञान का क्लास नंबर 7 है। इसमें बहुत कुछ खास है, ठीक है? क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये सवाल पूरा एनसीईआरटी बेस पर लाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ जो व्याख्या मिलेगा ना, दिल गदगद हो जाएगा। तो आप चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? कहाँ मिलेगा? जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला सवाल, एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक है। एक हम बता दे रहे, ठीक है? एक क्या हो गया था? एफपीएस हो गया था, एफपीएस। एक हो गया एमकेएस, और एक हो गया था सीजीएस। और अब क्या चल रहा है? एसआई। ठीक है, तो आपको एफपीएस जो होता था ना, फुट पाउंड्स जो होता है सेकेंड, ये इसमें पूछा है कि द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या है। एपीएस में पूछा था, ना कि एमकेएस में पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है ना कि क्या होगा द्रव्यमान और समय का, तो द्रव्यमान का हो जाता था एफकेएस में, एफपीएस में पाउंड, और समय का हो जाता था सेकेंड। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या होता था। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः पाउंड और सेकेंड होते थे। मापन की मुख्यतः तीन प्रणालियां हैं, जिन्हें क्या बोलते थे? एमकेएस बताए थे भी, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तथा एफपीएस प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। एमकेएस जो है प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रा को क्या बोलते थे? एमकेएस में मीटर किलोग्राम तथा सेकेंड। तथा सीजीएस में क्या बोलते थे? सीजीएस में लंबाई को बोलते थे, द्रव्यमान को बोलते थे, समय को बोलते क्या बोलते थे? सेंटीमीटर बोलते थे लंबाई को, और द्रव्यमान को ग्राम बोलते थे, तथा समय को सेकंड बोलते थे। किस चीज में? सीजीएस मात्रक में। वर्तमान में जो चल रहा है, आप जो जानते होंगे, एसआई मात्रक होता है। ये जो है ना, ये जो कि क्या है, ये एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। एसआई मात्रक किसका? एमकेएस का। अगला सवाल देखिए, निम्न में से संपर्क बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संपर्क बल जानते हैं क्या होता है? संपर्क बताएंगे अभी आगे बढ़ के। तो एक संपर्क बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संपर्क बल होता है मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाला पेशीय बल। ये संपर्क बल है। क्या होता है? मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल को क्या बोलते हैं? संपर्क बल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में होती है। पेशीय बल कब लगाया जाता है? जब किसी वस्तु जो है वो वस्तु संपर्क में होती है। वह बल जिसमें दो वस्तुओं के मध्य संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, असंपर्क बल कहलाता है। क्या होती है? ये असंपर्क बल जो है, ये क्या नहीं होती? नहीं होता, असंपर्क बल जो है कहलाता है। उदाहरण जैसे कि चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्व बल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब जो है आपका संपर्क बल है। ठीक है, चलिए। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इससे वायु शक्ति हो जो होता है ना, उसमें क्या होता है? वो वायु शक्ति ऊर्जा में कौन सा स्वरूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा? तो विद्युत ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा जो होता है ना, ये क्या होता है? वायु शक्ति की ऊर्जा जो होता है, ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कहता है सवाल, व्याख्या है इसका कि वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा प्रायः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि वायु की तीव्र गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा का उपयोग जो है निम्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कि विद्युत उत्पादन में, नदियों के व समुद्र नाव चलाने में। क्या क्या उसका उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पादन में, नदियों तथा समुद्रों में नाव चलाने में, पृथ्वी की सतह के अंदर से पानी बाहर निकालने में, ये जो है एक गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, सवाल है कि जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, तो माध्यम में परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से किसमें या किन में परिवर्तन नहीं आता है? सवाल एक बार फिर से सुनिए कि जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, ठीक है, इतना ठीक है, तो माध्यम में परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से किसमें या किन में परिवर्तन नहीं आता है? किसमें नहीं आता है? तो तरंग दैर्घ्य, वेग या आवृत्ति में, बताइए। ये जो है ना आपका, ये आपका जो है वो सिर्फ आवृत्ति में नहीं आता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी वेग और तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, ये होता है, लेकिन आवृत्ति में ये नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जो ध्वनि की आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी, वो अपरिवर्तित रहती है, जबकि ध्वनि तरंग का वेग तथा तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है। जबकि अगर ध्वनि तरंग का वेग जो है तथा तरंग दैर्ध्य जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बाकी जो आवृत्ति हो परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, सवाल है कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। जैसे कि खगोलीय दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बना होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, बड़ा होता है, छोटा, ये जो होता है, आप बताइए। तो खगोलीय दूरदर्शी से क्या होता है, ये होता है आपका काल्पनिक और बड़ा होता है। कैसा होता है, जो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है ना, एक काल्पनिक और बड़ा होता है। कैसे होता है भाई साहब, जानिए आप लोग, ये देखिए। खगोलीय दूरदर्शी बस में बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा बड़ा होता है। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आंख पर बड़ा दर्शन दर्शन कोण बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, वो बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाया जाता है, जिससे वह वस्तु आंखें को बड़ी दिखाई देती है। जिससे क्या है, जिससे कि वह वस्तु क्या होता है, जिससे वस्तु की आंखें को बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए। हाँ, अगला सवाल देखिए आपके सामने है कि एकीकृत परिपथ का उपयोग निम्न से किस में होता है। सीडी प्लेयर में होता है, टेलीविजन में होता है, सेल फोन में होता है। एकीकृत परिपथ का पूछ रहा है। तो एकीकृत परिपथ जो होता है ना भाई साहब, ये जो होता है, ये सीडी प्लेयर में भी होता है, टेलीविजन में भी होता है, सेल फोन में भी होता है। यानी कि ये जो है, ये ऑप्शन सभी सही है। कैसे होता है, देखिए। सभी विद्युत युक्तियों जैसे कि कार, टेलीविजन, सीडी प्लेयर, सेल फोन इत्यादि में एकीकृत परिपथ लगे रहते होते हैं। ये सभी कंप्यूटर प्रणालियों में एकीकृत परिपथ होता है। जैसे कि ये सभी जितने कंप्यूटर प्रणालियों में क्या होता है, एकीकृत परिपथ होता है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, ये जीएस बोलेगा जो रफी सवाल, लेकिन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, सीरियस, बुध, शनि या पृथ्वी। तो कौन है, हिसाब से पता चल रहा है, बहुत आसान सवाल था, सीरियस। एक चलिए आगे बताते हैं कि बुध, शनि तथा पृथ्वी सूर्य के ग्रह है। इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि सीरियस आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा है। सीरियस जो ओरियन तारा मंडल के निकट दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देता है, ओरियन तारा मंडल के निकट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है कि पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताइए, पदार्थों के पृथक्करण में जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो किसमें किसमें क्या होता है, निष्पादन, निस्तारण, निस्पंदन, क्या होता है, उपयोग मतलब कौन सा पृथक्करण की विधि है। इसमें पूछा है निष्पादन, निस्तारण, निस्पंदन। तो इसमें पूछा है ना आपको कि कौन सी पृथक्करण की विधि है, ने ठीक है, पृथक्करण की विधि कौन है, निष्पादन, निस्तारण या निस्पंदन। तो ये जो है, ये निष्पादन तो हो भी नहीं करेगा, लेकिन निस्तारण और निस्पंदन जो है ना, ये पृथक्करण की विधि है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन सही है। कैसे है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। निस्तारण जिसको क्या बोलते हैं, डिस्केंटेशन, और निस्पंदन जिसको फिल्ट्रेशन। पदार्थों के पृथक्करण की विधियां है। निस्तारण विधि में ठोस जो होता है, ठोस को तरल पदार्थ से या अमिश्रणीय तरल पदार्थ को पृथक करने की विधि है। इसमें अवसादित पदार्थों को छेड़े बिना ऊपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाला जाता है। क्या किया जाता है, जैसे किसी को मतलब अवसादित पदार्थ को बिना छेड़े बिना ऊपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाला जाता है। ठीक है, इसको क्या है, ये हो गया आपका निस्तारण। लेकिन निस्पंदन विधि में क्या होता है कि तरल पदार्थ से ठोस पदार्थ पृथक करने की प्रक्रिया है। निस्पंदन विधि जिसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन जो है, वो क्या होता है, तरल पदार्थ जो होता है वो ठोस पदार्थ पृथक करने की प्रक्रिया है। इसमें पदार्थ जो होता है निस्पंद को छिद्रों यानी फिल्टर से होकर गुजारा जाता है और पृथक किया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है।
तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें जो है ना, ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय होता है, ये बिल्कुल सही है। ये तो दोनों है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय दोनों होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं देखिए आप लोग। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो होता है क्षारीय और अम्लीय होता है। किसी समूह के ऊपर से नीचे आने पर, क्या ऊपर से नीचे आने पर जो है ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति घटती जाती है तथा क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय प्रकृति घटती जाती है, लेकिन जो ना सॉरी घटती जाती है तथा क्षारीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ते जाती है। ठीक है, चलिए सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है आपसे। तो टाका टीन तथा शीशे की मिश्र धातु है। अरे फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑप्शन पढ़ने से लग रहा है ये सही है। लग क्या सही है? टाका जो है ना, टीन तथा शीशे की या मिश्र धातु से बना जाता है। ये भी नहीं है, तांबा नहीं, न तांबा नहीं, जस्ता भी नहीं, या शीशा या जस्ता भी नहीं। यानी कि जो है टाका, जो टीन है, टाका वो टीन तथा शीशे की मिश्र धातु होती है। ठीक है, याद रखिएगा, टीन तथा शीशे की मिश्र धातु होती है। इसके बारे में जानिए कि टाका जो है टीन तथा शीशे की मिश्र धातु है। टाका या सोल्डर जिसको बोलते हैं, मिश्र धातु में शीशा जो होता है वो 68% होता है, और टीन की अगर बात करें तो 32% होता है। ठीक है, चलिए ग्रेफिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रेफिन के बारे में बोल रहा है, तो ग्रेफिन बारे में पढ़े हैं। तो ग्रेफिन जो है ना, एक प्रकार का आपका है कि प्रेफिन कार्बन को नैनो प्रतिरूप होती है। प्रेफिन जो होता है, प्रेफिन, ग्रेफिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रेफिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होती है। क्या होती है? नैनो प्रतिरूप होती है। कैसे देखिए, ग्रेफिन कार्बन को नैनो प्रतिरूप होती है। ग्रेफिन की मोटाई जो है सामान्य कार्बन की पतली परत है, जिसमें नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। यहाँ पर प्रेफिन नहीं, ग्रेफिन होगा। ग्रेफिन, ग्रेफिन कार्बन को नैनो प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, यहाँ भी उसी चीज को लिखा हुआ है, जो कि सामान्य कार्बन की पतली परत है, जिसमें नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि प्रोटीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रोटीन के संदर्भ में, तो प्रोटीन जो है एक प्रकार का, प्रोटीन जो है, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सही है। ये फास्फोरस नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होता, बोरॉन भी नहीं होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु होते हैं कौन? प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि प्रोटीन का जो है, प्रोटीन है नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु होते हैं। ये जीव जगत के विकास, वृद्धि तथा शरीर के रख रखाव के लिए अति आवश्यक है। इसका अनुभार सामान्यतः कितना है? 10,000 से अधिक होता है। कितना से अधिक होता है? 10,000 से अधिक होता है इसका अनुभार। अब प्रोटीन शब्द की खोज जो है वो मूलर ने की थी। प्रोटीन शब्द की खोज किसने किया था? मूलर साहब ने किया था। ठीक है, चलिए अब असंगत युग्मक है, निम्न से कौन सा असंगत है? बताइए आप लोग। इसमें एक ठो असंगत है, लक्षण है, इधर पादप प्रभाग है। ठीक है, तो बीज के अंदर को क्या बोलते हैं? बीज के अंदर एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही। बीज के अंदर को क्या बात, पादप प्रभाग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इसी तरह बीज के गुरु बीजाणु पूर्ण पर उपस्थित जो होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। ये भी सही है। मगर बीज के अंदर, बीज फल के अंदर जो बोलते हैं उसको एंजियोस्पर्म, सही सही है, मिलान है। बीज गुरु बीजाणु पर्ण पर उपस्थित जिसको क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। लैंगिक जनन हेतु जल अनिवार्य, लैंगिक जनन हेतु जो उसका है वो जल जल जो होता है अनिवार्य होता है, तो उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। और बीजाणु वृद्धि पीढ़ी प्रभावी, ये क्या ब्रायोफाइटा है? बिल्कुल गलत। बीजाणु वृद्धि जो होता है पीढ़ी प्रभावी होता है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए क्यों नहीं आता देखिए आगे। ब्रायोफाटा जो होता है ना, द्विगुणित बीजाणु वृद्धि पीढ़ी पर अप्रभावी है, जबकि अगुणित युग्म कौधिब
पीढ़ी प्रभावी होती है जो कि जननांग युक्त होती है एवं अनु अनु अगुणित युग्मक उत्पन्न करती है। इनमें बीजाणुदित पीढ़ी युग्मोदित पीढ़ी पर आश्रित होता है। ठीक है, चलिए। भरण ऊतक के संदर्भ में सही कथन है। भरण ऊतक क्या होता है? भरण ऊतक देखिए आप लोग, तो भरण ऊतक के संबंध में जो है एक कथन सही है। कौन सा? कि भरण ऊतक में कार्टेक्स अंत स्वत्वच परिमव मज्जा सम्मिलित होता है। क्या होता है? भरण ऊतक में होता है कि उसमें कार्टेक्स होता है, अंत सत्वचा अंतस्थ त्वचा त्वचा होता है, परिमव होता है, मज्जा भी सम्मिलित होता है। यानी कि जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, सी वाला सिर्फ सही है, यानी केवल सी सही है। उसमें क्या होता है? कार्टेक्स अंतस्थ त्वचा परिमव मज्जा, ये सब क्या उसमें सम्मिलित होता है। इसके बारे में जानिए कि भरण ऊतक में संदर्भ जो है ए सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, डी लिखा गया है, यहाँ पर सी होगा। ए बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं देखिए, चलिए सी सही है। भरण ऊतक के संदर्भ में जो है ये सही चीज है। भरण ऊतक में कार्टेक्स अंतः त्वचा परिभ्रमक और मज्जा सम्मिलित है। भरण ऊतक में जो होता है अधिचर्मीय ऊतक व संवहन पुलीय ऊतक नहीं होता। देखते हैं एनसीईआरटी का वर्ड कितना हार्ड हार्ड है। ठीक है, चलिए। सवाल है कि निम्न में से मनुष्य के लिए उपयोगी पौधे के उत्सर्जी उत्पाद है। निम्न में से मनुष्य के लिए उपयोगी पौधे के उत्सर्जी उत्पाद है। ऑक्सीजन, टेनिन, गोंद और रेजिन खनिज का परिवहन। कौन सा उपयोगी पौधे के उत्सर्जी उत्पाद है? ऑक्सीजन है, टेनिन है, गोंद और रेजिन है, या खनिजों का निर्वहन है? ये जो है ना आपका, ये चारों चीज है। ऑक्सीजन भी है, टेनिन भी है, गोंद और रेजिन भी है, खनिजों का निर्वहन भी, यानी कि ऑप्शन एक दो तीन और चार। चलिए इसके बारे में जानिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन पौधे से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, जो मनुष्यों और अन्य जंतुओं के श्वसन में यह सहायक है। और टेनिन की अगर हम बात करें, टेनिन छाल और पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है टेनिन? छाल और पत्तियों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का एल्कोलाइड है। चाय की पत्तियों में टेनिन की उपस्थिति के कारण जो है, चाय की पत्तियों को लंबे समय तक उबालने पर चाय का स्वाद खराब हो जाता है। अगर लंबे समय तक उबालिएगा तो चाय का स्वाद ही खराब हो जाता है। और गोंद और रेजिन पौधे के परिपक्व या पुराने जाइलम से उत्सर्जित होता है। गोंद और रेजिन कहाँ से होता है? पौधे के परिपक्व या पुराने जाइलम से उत्सर्जित होता है, जो मनुष्यों के लिए उपयोगी है। पौधे का एक ऊतक फ्लोएम खनिजों और जल को पौधे के ऊपरी भाग तक ले जाते हैं। पत्तियां उतने खनिजों का उपयोग करती है जितना आवश्यक हो। शेष कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्सलेट आदि के रूप में त्यागते हैं। क्या करते हैं? जितना बच जाता है उसके बाद क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम का ऑक्सलेट आदि के रूप में यह त्याग देते हैं। ठीक है, चलिए। निम्न में से मरुस्थलीय आवास के जंतुओं के अनुकूलन है, बताइए। सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से मरुस्थलीय आवास के जंतुओं के अनुकूलन है, तो क्या क्या अनुकूलन है? एक, मूत्र का उत्सर्जन कम होना, ये भी उसका अनुकूलन है, बिल्कुल सही। पसीना नहीं आना, ये भी बिल्कुल सही है। पसीना आएगा तो फिर पानी लग जाएगा, पानी पीना पड़ेगा। इसके प्रकार हम बात करें, मोटा फिर उपस्थित होना, ये एकदम नहीं है। मोटा फिर उपस्थित होना ऐसा है क्या? ये है, ये नहीं है। मल शुष्क होना, उसका जो मल होता है ना वो सूखा होता है। ठीक है, इसी प्रकार मोटी वसा युक्त त्वचा, ये भी नहीं होता। इतना धूपे रहेगा तो कहाँ वसा रहेगा भाई साहब? बिलकारी और रात्रिचर, बिल्कुल बिलकारी भी होता है और रात्रि में चलने वाले भी होते हैं। यानी कि मूत्र का उत्सर्जन कम होना, पसीना नहीं आना, और मल शुष्क होना, और बिलकारी रात्रिचर होना। ठीक है, ये सब है। लेकिन ये जो होता है ना मोटा ऊपर, ये होबे नहीं करता है। और मोटा कैसे होगा भाई? उतना धूप में रहेगा तो ए जो हो जाएगा, एक दो चार और छह, ये सही आंसर है।
मरुस्थलीय आवास जिसके जंतुओं के अनुकूलन का मूत्र का उत्सर्जन कम या गाढ़ा होना, पसीना नहीं आना, मल का शुष्क होना, बिलकारी एवं रात्रिचत होना इत्यादि सम्मिलित है। इन्हें कम जल की आवश्यकता होती है तथा ये ग्रीष्म निष्क्रियता भी दर्शाते हैं। ठीक है, इन्हें कम जल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखिए। सवाल पूछा है कि निम्न में से किस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को व्यक्तिगत स्तर पर कम किया जाता है? निम्न में से किस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को व्यक्तिगत स्तर पर कम किया जाता है? तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या कम किया जाता है? एक कम किया जाता है आपका दहन, क्या? ये बिल्कुल गलत है। निपटान, ये भी नहीं किया जाता। पुनर्चक्रण, ये भी नहीं किया। लेकिन स्रोत न्यूनीकरण जो है एक कम किया जाता है। निम्न में से जो है अपशिष्ट प्रबंधन को जो है व्यक्तिगत स्तर पर जो है स्रोत न्यूनीकरण को ये कम किया जाता है, लेकिन दहन, निपटान, ये पुनर्चक्रण ये होता है नहीं है। क्यों नहीं? ये देखिए, यानी कि ऑप्शन डी। इसके बारे में जानिए कि स्रोत न्यूनीकरण, जिसको सोर्स रिडक्शन बोलते हैं, अपने स्रोत पर अपने कचरे की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया है। जैसे कम पैकेजिंग वाले उत्पादों को खरीदना और सब भी जब भी संभव हो पदार्थ को पुनः उपयोग करना। स्रोत की कमी से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है और भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है। ठीक है, ताकि ये जो है आपका प्रकृति जितना संसाधन है बच सके, किसके? स्रोत न्यूनीकरण से। ठीक है, आप लोगों को भी यही करना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार।